हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। इस समय टेट का भी फॉर्म आने ही वाला है। नेट का फॉर्म आपने पहले ही भर दिया है। हाँ, एग्जाम्स कुछ चीज़ों के नहीं होने वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं प्रमोट होंगे, लेकिन ये सारी नॉलेज आपके लिए काम जरूर आने वाली है। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मूवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव या गति। तो इसकी परिभाषाएं हम देख लेते हैं विभिन्न विचारकों के द्वारा। एक महोदय है गुड, उनके अनुसार है अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। जबकि ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन जी बोलते हैं अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों अथवा आवश्यकताओं को उनके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। वुड्सवर्थ महोदय का कहना है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। गेट्स और ऐसे अन्य लोग जो हैं वो बोलते हैं अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है और अभिप्रेरणा जो है यह क्रिया किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। इसकी प्रविधियों की बात अगर हम कर लेते हैं तो क्या होती है, इसमें होती है सबसे अच्छी बात, सीखने की इच्छा होती है। सीखने की इच्छा होगी तभी आपको प्रेरणा मिलती है। फिर देखते हैं तो कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, हो जाता है अभिप्रेरणा अगर होती है तो। ये परिपक्वता इससे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। पुरस्कार एवं दंड से भी अभिप्रेरणा को आप बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छी चीजें हो तो आप पुरस्कार दीजिए, अगर कोई बुराई करता है बच्चा, कोई गलत आदत करता है, तो उसको आप दंड दे सकते हैं। प्रभाव के नियम भी हैं इसमें। बहुत सारा ऐसा होता है कि यदि बच्चों को आपको कुछ सिखाना है तो आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि वो उसको सीखने का प्रयास करे। प्रशंसा एवं निंदा भी इसमें सहयोग करती है। प्रतियोगिता एवं सहयोग से भी आप किसी भी बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं। यदि स्वस्थ प्रतियोगिता हो तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। प्रगति का ज्ञान, बच्चे में कितना विकास हो रहा है, कितनी प्रगति हो रही है उसकी स्टडी में, उसके हाव भाव में, उसके व्यक्तित्व में, इन सब का भी अगर आभास करवाया जाए तो अभिप्रेरणा बहुत अच्छे से हो सकती है। सफलता एवं असफलता का भी जो आभास है, जो उसका ज्ञान है, यह भी अभिप्रेरणा को बढ़ाने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। आकांक्षा का स्तर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हर व्यक्ति की शारीरिक मानसिक शक्ति होती है और उसकी आकांक्षा होती है। उन स्तरों को सुधार के, उन स्तरों को समझ के हम अभिप्रेरित कर सकते हैं और हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में सहभागिता यदि करवाई जाए बच्चों को तो भी वो अभिप्रेरित हो सकते हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके लिए भी कुछ महोदय जो हैं वो अपने अपने विचार देते हैं। जैसे एक महोदय हैं मेल्टन, इनके अनुसार है यदि छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान की जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। अर्थात बच्चों को अभिप्रेरित कर दीजिए कि वो स्टडी करें, उसके बाद आप जो सिखाएंगे वो बहुत अच्छा उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। हैरिस महोदय का कहना है कि अभिप्रेरणा की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान और कक्षा भवन की प्रकृति दोनों के लिए केंद्रीय महत्व की है। अब आइए बात कर लेते हैं अभिप्रेरण के जो घटक होते हैं। तो इसमें क्या क्या घटक हो सकते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हो सकते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आती है आवश्यकता। आवश्यकता वास्तव में शारीरिक संतुलन अथवा कमी की ओर संकेत करती है। प्रत्येक प्राणी की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिनके अभाव में वो व्यक्ति कार्य करता है उनको पूरा करने के लिए। इसमें ही अभिप्रेरक मोटिव्स, अभिप्रेरक होते हैं जो किसी को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीजें हो सकती हैं। प्रोत्साहन, यदि प्रोत्साहित किया जाए किसी भी व्यक्ति को तो वह अभिप्रेरणा उसके लिए बन जाती है और वो बहुत कुछ सीख सकता है। अभिप्रेरणा की प्रकृति, इसकी बात कर लेते हैं हम। अभिप्रेरणा की जो प्रकृति होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभिप्रेरणा एक निश्चित दिशा में उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होती है। प्रेरणा जो है वो व्यक्ति को व्यवहार लक्ष्य निर्देशित
करती है। यह प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। यह व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की प्रवृत्ति लाती है। यह व्यक्ति को क्रियाशील रखती है और अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी हमेशा ही क्रियाशील रखती है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिना आवश्यकता के हो जाए। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों की। तो अभिप्रेरणा के प्रकार क्या होते हैं या इसके घटक में भी कुछ आते हैं। तो इसमें मेनली दो होते हैं, एक प्राथमिक है और दूसरा अर्जित अभिप्रेरक। तो प्राथमिक जो होता है वो जन्मजात अभिप्रेरक है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्म से ही हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं और वो हमें कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे भोजन, हंगर, भूख हर किसी को लगती है। जो भी पैदा हुआ उस हर व्यक्ति को भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो व्यक्ति वो खाने की इच्छा प्रकट करता है और वो खाने की कोशिश करता है। डेविस, गैराकेलो व गाल्ट ने भी अपने प्रयोगों के द्वारा ये बताया था। ऐसे ही प्यास, जब भी प्यास किसी को लगती है, और प्यास तो जरूर लगेगी हर किसी को, तो जब भी किसी को प्यास लगती है तो वो व्यक्ति पानी पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर से पानी निकल रहा होता है हर समय उसके पसीने के द्वारा। काम, ये भी एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के अंदर लगभग कभी न कभी होती है, तो यह भी कुछ न कुछ करने का प्रेरणा देता रहता है। अर्जित अभिप्रेरक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में हम सोसाइटी से सीख लेते हैं, तो इसमें है शक्ति अभिप्रेरक। अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक शक्ति अभिप्रेरक हमारे अंदर हो जाता है। रॉजर्स के अनुसार ये चीज आती है। उपलब्धि, हर व्यक्ति उपलब्धि भी कुछ न कुछ अर्जित करना चाहता है, इसलिए भी वो उसमें अभिप्रेरणा जाग जाती है। अनुमोदन, अनुमोदन अभिप्रेरणा जो होती है वो जिन व्यक्तियों में अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति अधिक से अधिक कार्यों में सराहना व प्रशंसा पाना चाहते हैं। संबंधन भी हर कोई चाहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो हर व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है लोगों से और चाहता है कि उसके संबंध लोगों से अच्छे रहें। सामाजिक प्रेरक भी होते हैं कि समाज में वो क्या क्या लोगों से सीख सकता है, क्योंकि लोगों के साथ में रह रहा है, तो उसमें क्या चीजें हैं। सामूहिकता, किसी समूह में रहने के लिए आखिर क्या क्या उसको करना चाहिए कि उसको समूह में रखा जाए और अच्छा उसके साथ व्यवहार हो सके। आत्मगौरव की भी भावना हो सकती है और आत्महीनता की भी भावना। इन दोनों से ही इन दोनों का कैसे सामना कर सके व्यक्ति, इसके लिए भी वो कार्य करता है। आत्माधिकार, अपना अधिकार जताना चाहता है ज्यादातर। वो संपत्ति चाहे हो या फिर कोई भी मैं की जो भावना होती है वो एक तरह की अभिप्रेरणा हो जाती है। सामाजिक सुरक्षा, हर व्यक्ति समाज में सुरक्षित हमेशा महसूस करना चाहता है, तो यह भी एक अर्जित अभिप्रेरणा हो जाती है, जो कि समाज से ही सीखता है वह। अभिप्रेरणा के जो कार्य होते हैं इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी। तो अभिप्रेरणा के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे व्यवहार को शक्ति प्रदान करना। इसके अलावा होता है प्रवृत्तियों का निर्धारण, कोई व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, रुचि एवं प्रेरक व्यक्ति की प्रवृत्तियों का निर्धारण ही करती है। और खेलों में रुचि हो या संगीत में रुचि हो, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रवृत्तियों का निर्धारण करती है। व्यवहार को निर्देशित कर दिया जाता है इन्हीं सबके माध्यम से। और इस प्रकार से प्रेरित व्यवहार भी होते हैं। प्रेरित व्यवहार की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह मनुष्य की आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम सफलता, असफलता अथवा समायोजन के रूप में सामने आता है। अभिप्रेरित व्यवहार की किसी न किसी रूप में आवश्यक होना जरूरी हो जाती है, और अभिप्रेरित व्यवहार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरित व्यवहार द्वारा प्रारंभ में किया गया कार्य प्राणी द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने का निरंतर प्रयास होता है, और यह क्रियात्मक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति सतत क्रियाशील होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अनेकों इसकी विशेषताएं हो जाती हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बाकी वीडियोज भी जो हैं वो पुराने देख लीजिए और इस तरह से आप चैनल पे बने रहें। बाकी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक।